दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच जो होना है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए साइंस का जो है ना 100 इंपोर्टेंट फैक्ट को लेकर के आया हूं, जो एनसीईआरटी का निचोड़ फैक्ट है। और यह क्लास जो है ना आप लोगों के लिए एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्त आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और यह जो है ना पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी लाएंगे। जितना भी एनसीईआरटी का जितना भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारा का सारा जो है ना कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले। इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इन सभी फैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो देख रहे होंगे पहला फैक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज जो है ना आपको क्या है कि बैटरी का रेटिंग होता है, यानी बैटरी का रेटिंग जो मापते हैं क्या चीज में मापते हैं, एम्पियर पर घंटा में मापते हैं। बैटरी का रेटिंग एम्पियर घंटा में मापते हैं, जबकि वही ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या चीज में मापते हैं, केवीए में मापते हैं। समझ गए, बैटरी का जो है ना रेटिंग एम्पियर घंटा, ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है केवीए में मापते हैं। उसके बाद मृग मरीचिका किसके कारण बनता है, मृग मरीचिका किसके कारण बनता है, तो देखिएगा उच्च ताप के कारण भी बनेगा, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनेगा। तो मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और उच्च ताप भी है, दोनों है, दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात है, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होता है तो क्या होगा, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, नेत्र जो है ना शिथिल एवं पतला हो जाता है, यानी नेत्र क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और क्या होगा आपको जो है ना पतला हो जाएगा। और बता दूं दोस्त, इसका पीडीएफ अगर क्लास पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जाकर के जो है ना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम, जिसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस क्लास का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये जितना का जितना फैक्ट करा रहे हैं दोस्त, सब एनसीईआरटी का निचोड़ फैक्ट है और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है, इसलिए इंपोर्टेंट फैक्ट सभी का सभी जो है ना कतई जहर इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी चाल की बात करेंगे तो प्रकाश की अलग अलग माध्यम में चाल भी अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो कितना होता है, 3 लाख होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, सॉरी 3 गुने 10 के पावर जो है ना 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में। या निर्वात में भी इतना ही होता है, निर्वात में भी जो है ना इतना ही होता है। वही बात करेंगे क्या चीज जल में जो होता है आपको कितना, 2,25,000 होता है, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही बात करेंगे कांच में, तो कांच में जो होता है आपको 2 लाख होता है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में भी 3 लाख, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, वायु में भी इतना होता है, जल में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में इतना होता है। अगर किलोमीटर सेकंड रहेगा तो 10 की पावर 8 की जगह पर 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। सापेक्षिक अपवर्तनांक जो है ना 1 से छोटा कभी भी नहीं होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। वही लिखा है 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा सापेक्षिक अपवर्तनांक, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा। उसके बाद परावर्तक सतह जो है ना सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 से रंगा हुआ रहता है। यानी जैसे प्रकाश का परावर्तन में देखे होंगे, जो एक सतह जो दर्पण का जो एक सतह क्या होता है आपको रंगा हुआ होता है, एक सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। तो एक सतह जो रंगा हुआ होता है वो किस चीज का कलर किया होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 का होता है। परावर्तक सतह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रंगा रहता है। उसके बाद सजावटी झालर किस क्रम में संयोजित रहता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। सजावट का जो झालर होता है, लड़ी सब जो आता है, आपको विवाह सब में देखते होंगे लड़ी लगाता है बल्ब वाला, भुभुकिया बल्ब, वो किस क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में होता है। वही घरेलू वायरिंग की बात करेंगे, घरेलू वायरिंग की, तो घरेलू वायरिंग जो होता है समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सजावटी झालर श्रेणी क्रम में होता है, वही घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है, तो समांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करेंगे। सब एनसीईआरटी का जो है ना फैक्ट है, एक एक चीज जो एनसीईआरटी का फैक्ट है, जितना भी फैक्ट करवा रहे हैं एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्या, ओजोन O3 के अणु, सॉरी ओजोन जो है ना O3 के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। यानी ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है कि एक अणु में जो है ना ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक मोल ओजोन बनाता है। वही जबकि क्या लिखा, ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं,
यानी ओजोन में 3 ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन का निर्माण करता है, जबकि ऑक्सीजन 2 परमाणु मिलकर के एक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में ओजोन एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ओजोन जो है ना वायुमंडल के लिए क्या है, सुरक्षा कवच है, क्योंकि ओजोन क्या करता है, परावैंगनी, पारा सूर्य से जो रोशनी परावैंगनी किरणें आता है इसको अवशोषण का काम करता है, यानी ये पृथ्वी तक जो है ना नहीं आने देता है, परावैंगनी किरणें को पृथ्वी तक नहीं आने देता है। यही परावैंगनी किरणें किस कारण से उत्पन्न होता था, CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पन्न के कारण परावैंगनी, सॉरी अरे CFC जो है ना, सॉरी CFC क्या करता है, ओजोन को नष्ट करता है, गलती बोले हम। यानी ओजोन जो है ना, ओजोन को कहते हैं वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि परावैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेता है, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देता है। और ओजोन को नष्ट कौन करता है, तो CFC करता है। ये CFC कहां से आता है, तो रेफ्रिजरेटर से आता है, रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है, रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है। ठीक है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर सबसे उत्पन्न होता है CFC। ये बहुत ही अस्थायी गैस होता है, इस कारण जो है वायुमंडल की ऊपरी परत में जाकर के ओजोन को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, अब परावैंगनी आएगा तो त्वचा कैंसर जैसे बीमारी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक बात समझिएगा, यानी लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम, प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। धारा बढ़ जाता है लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, इसी कारण धारा का मान बढ़ जाता है, ये भी याद रखेंगे। लाल विद्युत रोधी आवरण वाले तार को विधुनमय तार कहते हैं, यानी अथवा क्या कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं, यानी धनात्मक तार कहते हैं। इसी विधुनमय तार यानी धनात्मक तार से मेन तार, यानी इसी से जो है ना करंट सप्लाई होता है, विधुनमय तार से, समझ गए। तो लाल विद्युत रोधी आवरण वाले तार को कौन सा तार कहते हैं, विधुनमय तार कहते हैं। आपसे कलर पूछ लेगा कि विधुनमय तार का कलर कैसा होता है, तो भाई लाल होता है। कैसा होता है, तो लाल होता है। चलेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि आपको मोमबत्ती क्या कह रहा है, मोमबत्ती की लो का नीला रंग किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, भाई तो नाइट्रोजन के कारण होता है। मोमबत्ती के लो का नीला रंग किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, तो नीला के कारण होता है, सॉरी नाइट्रोजन के कारण होता है। उसके बाद ब्रेड का किण्वन CO2 के कारण ही होता है। ब्रेड का जो किण्वन है ना किसके कारण होता है, तो CO2 के कारण होता है। ठीक, उसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, उसके बाद जो है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरम्मस एवं क्वाशियोकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मरम्मस एवं क्वाशियोकर की बीमारी होती है। बात करेंगे कितना फैक्ट बताया, मोमबत्ती की लो का नीला रंग किसके कारण होता है, नाइट्रोजन गैस की उत्पत्ति के कारण होता है। ब्रेड का किण्वन किसके कारण होता है, CO2 के कारण होता है। उसका 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की कमी से मरम्मस एवं क्वाशियोकर रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या है, जलीय जीव का श्वसन तेज होता है। क्यों, जलीय जीव का श्वसन तेज इसलिए होता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होता है, यानी स्थलीय जीव की तुलना में जलीय जीव में यानी उसका श्वसन तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होता है, घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और पृथ्वी पे स्थलीय जीव में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, इसे धीमे धीमे करता है, वो जल्दी से करता है। मानव 21% O2 लेता है तो कितना छोड़ता है, यानी जितना ऑक्सीजन लेता है 21% ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 21% लेता है और 16% को क्या कर देता है, छोड़ देता है। NCERT का निचोड़ है, 16% क्या कर देता है, छोड़ देता है। ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। श्वसन 2 तरह का होता है, एक अवायवीय एक होता है वायवीय। ठीक है ना, तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन का एक ही चरण होता है जो कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन का 2 चरण होता है। पहला चरण होता है कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज का विखंडन, आंशिक विखंडन पाइरूवेट में होता है। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जो 3 चरणों में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑक्सीजन की अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो बनता है इथेनॉल और CO2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना ऊर्जा प्लस CO2 H2O बनता है। ठीक है, उसके बाद मांसपेशियों में थकान एवं स्थान किस यौगिक, थकान एवं जो है ना ये क्या है, अलग चीज है, स्थान किस यौगिक के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हमारे मांसपेशियों में थकान जो महसूस होता है किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की
अभाव होता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो पाइरूवेट का विखंडन होता है ना, उससे हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन एवं थकान महसूस होता है। तो किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। कृत्रिम वृक्क से रक्त का शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क से रक्त का शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। कतई जो है ना मेन पॉइंट है एनसीईआरटी का सब, ठीक है ना। कितना बार ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? मनुष्य का जो है ना, हम लोग का मानव का टेम्परेचर मापते हैं कि बुखार जो लगता है तो उसको तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। और इसका रेंज जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज जो होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है? तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में याद रखेंगे तो 95 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट होता है ये, लेकिन सेल्सियस में पूछता है। केल्विन में पूछेगा तो क्या करेंगे? 273 इसमें जोड़ दीजिए, 273 इसमें जोड़ देंगे। तो 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 73 5 78, 78 इधर कितना हो जाएगा? 78 3, तो 308 होगा। 308 से कितना हो जाएगा? 308 इसमें 273 जोड़ेंगे तो 75 11, तो 75 हो गया ना, 7 4 11, तो मतलब हो गया 318 होगा। 300 कितना होगा? 18। ये फौरन केल्विन में होगा, मतलब केल्विन में होगा। देखिएगा सही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब इसका डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 308 से 318 केल्विन होगा, 95 से 110 फॉरेनहाइट होगा। रेंज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट होता है। केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। तीनों बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जिससे क्वेश्चन आता ही है। यानी मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट नहीं तो 310 केल्विन होता है। पारा विषैला होने के कारण इसमें गैलेस्टीन का प्रयोग किया जाता है। पारा जो है ना विषैला होता है, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में जो पारा का प्रयोग होता है, पारा क्या होता है? विषैला होता है। इसी कारण इसमें गैलेस्टीन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास जो होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत रेंज होता है, इस सबका कम में 35 60 का रेंज है, समझ गया ना। -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त क्या चीज की? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। या SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन जो है ना वायु प्रदूषण का सूचक है, और SO2 की उपस्थिति में वृद्धि लाइकेन नहीं करता है। नेक्स्ट बात है कि लाइकेन सहजीवी संबंध। लाइकेन का जो सहजीवी संबंध जो है ना कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल मिलकर के क्या लाइकेन बनाता है? किसके बीच का दर्शाता है? कवक और शैवाल के बीच। लाइकेन सहजीवी, लाइकेन का सहजीवी संबंध किसका? कवक और शैवाल के बीच को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट मशरूम, कतई महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कतई महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड मृत जीवी उत्पाद का उदाहरण है। यानी परजीवी 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी, प्राणी संपोषी, परजीवी। मृत जीवी पोषण 3 प्रकार के, परजीवी, मृत जीवी, प्राणी संपोषी। तो मृत जीवी का उदाहरण ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, जिनमें मशरूम और ईस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी का सभी मृत जीवी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आयोडीन की प्राप्ति जो है ना क्या चीज से होता है? लेमेनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। मतलब जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोडीन की प्राप्ति जो होता है लेमेनेरिया नामक शैवाल से की जाती है। नेक्स्ट बात क्या है? लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है लाइकेन से किया जाता है, जो बैगनी रंग का होता है। लिटमस की प्राप्ति किससे? लाइकेन से किया जाता है, जो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या दोस्त कि जो है ना अमरबेल परपोषी पादप के अंतर्गत आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें जो बताए थे हम, क्या बताए थे? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। किसका है? मृतजीवी का है। लेकिन इसकी बात करेंगे अमरबेल क्या है? परजीवी पादप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्जा का प्रथम स्रोत जो है सूर्य है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन दूसरा जीवित प्रथम स्रोत की बात करेगा दोस्त तो पादप है। अगर कहेगा कि प्रथम स्रोत कौन है? सूर्य है। जीवित प्रथम स्रोत क्या है? तो पादप है। और दूसरा स्रोत पूछेगा तो पादप है, ठीक है दोस्त। पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिका यानी पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिका द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। वाहिका मतलब क्या? वाहिकाओं मतलब जाइलम का ही एक भाग वाहिकाओं है, ठीक ना। तो पादप में जल एवं गुलित खनिज लवण को वाहिकाएं मतलब क्या? जाइलम के वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। जाइलम में प्रवाह बहुदिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में प्रवाह एकदिशीय होता है। जाइलम का प्रवाह पूछेगा कैसा होता है? एक दिशीय या बहुदिशीय? तो एक दिशीय, जबकि फ्लोएम का प्रवाह बहुदिशीय होता है।
पत्ती में जो है ना CO2 होगा, यहाँ क्या होगा दोस्त, CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी पत्ती में पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के अलावा क्या क्या चीज की जरूरत होता है, तो CO2 जो वायुमंडल से ग्रहण करता है, जल जो मिट्टी से पौधा ग्रहण करता है, ठीक है, क्लोरोफिल पत्ती के खुद पाया जाता है पत्तियों में, सूर्य का प्रकाश कहाँ, आपको सूर्य से प्रकाश करता है, इसलिए जो है ना पत्तियां यानी पेड़ पौधा दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, रात में नहीं करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या है, पादप एक स्वपोषी जीव है। पादप क्या है, एक स्वपोषी जीव है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। यानी पादप क्लोरोफिल की सहायता से ही अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। फॉर एग्जांपल में बात करेंगे तो 6 मोल CO2 लेता है, प्लस में 12 मोल H2O लेता, मिल करके बना लेता C6H12O6, प्लस में क्या होगा 6H2O, प्लस में क्या होगा 6O2। मतलब देखिए अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक से ग्लूकोज बन गया कार्बनिक यौगिक। तो वही ने बोला कि क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है कौन, पादप, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्या, यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। मतलब पादप जो है किस पोषी के अंतर्गत आता है, प्रथम पोषी के अंतर्गत आते हैं। जितना फिर दूसरा पोषी, तीसरा पोषी होता है, चतुर्थ पोषी होता है। फिर ऊर्जा को जो ट्रांसफर होता है 10% घटते चला जाता है, मतलब समझ गए। तो ये लिंडमैन ने दिया था, ऊर्जा का ट्रांसफर जो 10% लिंडमैन ने दिया था। उसके बाद यह सूर्य के प्रकाश की मात्रा को 1% यानी एनर्जी का ही प्रयोग करता है। यानी सूर्य से जितना एनर्जी लेता है पादप 1% एनर्जी का ही उपयोग करता है। नेक्स्ट बात है, यह 99% सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। सूर्य की ऊर्जा को कितना, 99% जो है ना परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या है, देखेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट। यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्त, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये हो नहीं सकता कि नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और H2 गैस देगा। देखिए HCl NaOH, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया के NaCl साधारण लवण है और H2O दिया। यानी अम्ल पूछेगा, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। फिर अम्ल और धातु के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए धातु है प्लस अम्ल है, दोनों बनाए तो लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अम्ल और धातु के ऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो अम्ल है, धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा भाई, धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, तो लवण और जल है ना, बात तो वही हो गया। पहले वाला रिएक्शन ये हुआ क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षार होता है, तो अम्ल क्षार लवण और जल देता, तो यहाँ भी लवण और जल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए CuO धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षार होगा, HCl क्या होगा, अम्ल होगा, अभिक्रिया किया CuCl2 लवण होगा, H2O क्या होगा, जल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और CO2 देगा। देखिए कार्बोनेट वाला CO2 देगा। देखिए CaCO3 क्या है, आपको है धातु कार्बोनेट, HCl क्या है, अम्ल है, CaCl2 बना है, CO2 बना है प्लस H2O बना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी देगा, जल भी रख लेंगे, जल भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है, उदासीन लवण बनाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्षारीय लवण बनाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्या बना लेगा, क्षारीय लवण बनाएगा। लेकिन दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को याद रखेंगे हम, किसके साथ किसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है और क्या बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्या चीज है कि धातु को पीट कर पतला चादर के रूप में फैलाना आघात वर्धनीयता के गुण के कारण होता है। यानी धातु को पीट करके जो है चादर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या है कि सबसे हल्का धातु लिथियम और सबसे भारी धातु क्या है, ओसियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है जबकि सबसे भारी धातु क्या है, ओसियम है। सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। प्रयोग में आने वाला सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। उसके बाद लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है। सब पॉइंट जो है ना कतई जहर है, कतई जहर है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव से ये एनसीईआरटी का निचोड़ में लेकर के आया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसी फैक्ट को लेकर के आया हूं। इसलिए दोस्त इस क्लास को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा एग्जाम में दिलाएगा। तो चलेंगे हम फिर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि ब्रोमीन को लाल द्रव भी कहते हैं। ब्रोमीन का कौन सा द्रव कहते हैं, लाल द्रव कहते हैं। अधातु की कुल संख्या कितनी है, 7 है। 7 कौन कौन है, बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, Sb पोवेलियम है, ठीक है। 7 है, इस सातों का नाम याद रखेंगे। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन का संकेत C होता है। 6 परमाणु संख्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट बात क्या है, कार्बन अन्य तत्वों से सहसंयोजक बंधन द्वारा अनेक यौगिक का निर्माण करता है। बंधन दो तरह के होता है, आयनिक बंधन, इसी
को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। तो कार्बन में सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता है, जबकि आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप बनता है भाई। तो कार्बन में जो है ना सहसंयोजक बंधन बनता है, यानी साझा के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण कार्बनिक यौगिका संख्या बहुत है। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाने वाला कौन है, तो यूरिया है। यूरिया का सूत्र क्या होता है भाई, यूरिया 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 सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो NH2CONH2 है, NH2CONH2 है, ठीक है। उसके बाद धातु को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तो तन्यता कहलाता है। धातु को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तो तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हीरा की संरचना चतुर्थ फलीय होता है, जबकि ग्रेफाइट त्रिफलीय होता है। हीरा जो है ना प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कारण विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट बात करेंगे, कार्बन का ये दोनों अप्रूप है, कार्बन का 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का जो अप्रूप की बात करेंगे, 2 अप्रूप है, कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट दोनों है, हीरा और एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोनों है, हीरा एंड ग्रेफाइट दोनों है। ग्रेफाइट का एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु के जुड़े होते हैं, इसमें एक मुफ्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण ये ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कारण जो है ना इसका क्रिस्टलीय संरचना होता है, इसलिए यह तो सब बहुत कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है बता दिए। ग्रेफाइट में वैन डर वाल्स बॉन्ड जो होता है, ग्रेफाइट का जो बॉन्ड होता है वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है। धातु की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, जिसमें 10 गो ठोस है, एक द्रव है, द्रव में कौन है, तो आपको ब्रोमीन है। धातु में कौन है, पारा है, 11 गैस है, सबसे ज्यादा गैस है। धातु की संख्या कितना बताए थे, 7 बताए थे। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, द्रव अवस्था में धातु जो है कौन है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्या है कि मल का लाल रंग, मल का जो है ना लाल रंग यूकेरियोम पिगमेंट के कारण होता है, पीला का, देखिएगा नहीं देखिए, मल का जो है ना, मल का रंग यूकेरियोम पिगमेंट के कारण कैसा होता है, पीला होता है। मल का रंग जो है ना, मल जो त्याग करते उसका रंग पीला होता है, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद यकृत से पीत रस का शराब होता है, जो पिताशय में जमा होता है। यकृत से पीत रस का शराब कहां से होता है, तो पूछेगा तो यकृत से, लेकिन जमा कहां होता है, तो पिताशय में। दोस्त कहां जमा होता है, तो पिताशय में। मनुष्य में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, जो प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर पीत लार का शराब करता है। यानी मनुष्य में कितने लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ा, जो 1.5 से 2 लीटर लार का शराब करता है, जो भोजन निगलने योग्य बनाता है। अगर लार नहीं बनेगा तो भोजन चबा नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे, अंदर घोटाएगा भी नहीं। हीरा में अणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। हीरा में जो है ना डायमंड जो है उसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक उत्पाद होता है अकार्बनिक से। यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक उत्पाद जो प्राप्त होता है कहां से, अकार्बनिकेशन से प्राप्त होता है। सरल पदार्थ को जटिल पदार्थों में परिवर्तित कौन करता है, स्वपोषी। स्वपोषी जो है ना सरल, मतलब देखिएगा सरल पदार्थों को जो है ना, सरल पदार्थों की बात करेंगे तो 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट कहाँ गया रिएक्शन, देखेंगे। देखिएगा सरल से क्या बनाया, जटिल बनाया ना, मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक बनाया, सरल से जटिल में कौन बनाया, फिर प्रकाश संश्लेषण में हुआ। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, स्वपोषी न करता है, तो वही बात क्या हो जाएगा दोस्त, यानी इसका जो है सरल पदार्थ को जटिल पदार्थों में परिवर्तित कौन करता है, तो स्वपोषी करता है। कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा की प्राप्ति होता है, तो 38 एटीपी। कोशिकीय श्वसन से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, हम जो भोजन करते हैं उससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा का निर्माण होता है ना, देखिएगा 40 एटीपी, लेकिन प्राप्ति होता है 38 एटीपी। 2 एटीपी कहां जाता है, कोशिकीय श्वसन में कितना ऊर्जा का खपत हो जाता है, 2 एटीपी। देखो निर्माण होता है 38 एटीपी, 2 एटीपी खपत हो जाता है, हमको प्राप्ति कितना होता है, 38 एटीपी। तो चलिए दोस्त, आज जो है ना, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को इतना लगभग जो है ना 100 फैक्ट को बताए। 100 फैक्ट एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था उसी को छांट करके मैं लाया था, जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट था। ये नहीं कि जो है ना मैं कहीं से उठा लिया, जो काफी इंपोर्टेंट हमें लगा, जो एग्जाम में आने की मोस्ट प्रबल चांस है, उसी फैक्ट को उठाया और उसी को मैंने आप लोगों को करवाया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग दोस्तों के पास जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।